आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इस वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन को सीखने की कोशिश करेंगे और इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें एक पार्टिकल जो है वो शुरू में ओरिजिन पर है। ये जैसे ये रहा ओरिजिन ओ एंड इट इज ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे जा रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्लस ए डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और जो नेगेटिव डायरेक्शन में वो माइनस ए डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रहा है। सवाल ये है कि कौन सा मोशन जो है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि यही हमने इस टेक्स्ट से सीखना है। जो मोशन जिसका मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके का होगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, यदि एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको यदि हम इस तरीके से लिख सके, एक्स द फंक्शन ऑफ टी, इस डिस्प्लेसमेंट को यदि हम ऐसे लिख सके, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस इक्वेशन की फॉर्म में यदि हम इस मोशन को लिख सके तो ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। तो ये एक्स क्या है? एक्स ये है कि पार्टिकल जब यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू करता है तो उसकी पोजीशन इस प्लस ए और माइनस ए के बीच में कहाँ है। अब सवाल ये है कि तो ए क्या है? ए है जब पार्टिकल आप ओरिजिन से मूव करते हुए इस एंड पर पहुंच जाएगा तो एक्स का ही नाम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर ये एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस जर्नी में रहेगा, इसको हम सिर्फ बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो यही डिस्प्लेसमेंट का नाम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मीन्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते होते एक एंड पर पहुँच जाता है, वो मैक्सिमाइज हो जाता है, तो उसका नाम एम्पलीट्यूड कर देते हैं। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको सिर्फ सिंपली ये सूचना देगा कि प्लस ए और माइनस ए के बीच में आपका पार्टिकल किस स्पीड से घूम रहा है। और टी क्या है? तो टी जो रहेगा वो समय है कि पार्टिकल किस समय पर कहाँ है, कब यहाँ है, कब यहाँ है। जब आप टी की कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि प्लस ए और माइनस ए के बीच में पार्टिकल कब कहाँ है, राइट। सो फाई इज द दिस इज द फेज कांस्टेंट, ये फेज कांस्टेंट होगा, इसकी हम आगे स्पेशल चर्चा करेंगे, राइट। तो सवाल ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है? ऐसा नहीं होता। वो ही मोशन सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को इस इक्वेशन नंबर 14.4 की फॉर्म में लिख सकेंगे। ओके। अब फिगर नंबर 14.4 जो है, जो फिगर नंबर 14.4 जो है, ये हमें ये बता रही है। हम अब फिगर नंबर 14.4 की विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम चूज क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो पार्टिकल है प्लस ए और माइनस ए के बीच में एक टाइम पीरियड टी के लिए वो ऑसिलेट करता है। हम क्या करते हैं, तो पहले आपको समझना होगा कि ये जो टी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टिकल यहाँ से चलता है, यहाँ जाता है, यहाँ से फिर माइनस ए तक पहुँचता है, माइनस ए के बाद ओरिजिन पर आता है, ओरिजिन से बाद दोबारा फिर से यहाँ आ जाता है। इसके लिए जितना समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं और उसको टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए इस टोटल टाइम पीरियड के चार हिस्से करते हैं, और वो चार हिस्से कौन से होंगे? जब पार्टिकल, मैं इस पॉइंट को पी लिख देता हूँ और ये ओ हो गया और ये क्यू हो गया, जब तक पार्टिकल पी से लेके ओ तक पहुंचेगा तो ये टाइम रहेगा t/4, मतलब टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। और जब ओ से लेके क्यू तक आएगा तो ये टाइम पीरियड भी होगा t/4, मीन्स टोटल टाइम का चौथा हिस्सा। क्यू से जब वो वापस फिर ओ पर आएगा तो ये टाइम का होगा चौथा हिस्सा। और ओ से वापस जब पी तक जाएगा तो ये भी टाइम का रहेगा चौथा हिस्सा। तो आप देख लीजिए चार टाइम इंटरवल हो जाएंगे और ये चारों जब जुड़ेंगे तो ये टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, इसी को हम टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस एक एक टुकड़े का जो टाइम के हमने चार टुकड़े किए हैं, इन चारों टुकड़ों में हम कोशिश करेंगे समझने की कि पार्टिकल की लोकेशन का हमें किस तरीके से इसकी हेल्प से पता चल जाता है। हमने कहा कि यदि कोई मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यदि हम डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स द फंक्शन ऑफ टी
इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। हम अपने एक्सप्रेशन को सिंपली इस्तेमाल करने के लिए, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम फाइव को जीरो मान लेते हैं। हम ऐसा लिख देते हैं x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड इट इज जस्ट कॉस ऑफ ओमेगा टी। हियर ओमेगा जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई टाइम टोटल टाइम पीरियड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्टिकल की जो इनिशियल लोकेशन है, नंबर वन, यहाँ लिखते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो। एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड का मतलब है जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो आपका जो पार्टिकल है वो लोकेशन जो पॉइंट पी पर है, राइट। सो हम यहाँ लिख देते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज लोकेटेड एट विच पॉइंट, यहाँ पुट कर दीजिए। t इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर हमें लोकेशन का एकदम से जानकारी मिल जाएगी। x द फंक्शन ऑफ t, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना है, a cos ऑफ 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी और टाइम जो है वो जीरो है, स्मॉल t की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो एंड cos जीरो इज इक्वल टू वन। दिस मीन्स पार्टिकल की जो लोकेशन है वो प्लस ए, मीन्स एट पॉइंट पी पर है। इट्स वेरी मच क्लियर। मैथमेटिक्स आपको कितने अच्छे तरीके से बता रहा है, दूसरी बार जरा देख के देखें। हम करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू नाउ t बाई फोर। टोटल टाइम का चौथे हिस्से में हम बात करते हैं कि हमारा पार्टिकल कहाँ है। देखिए जरा, हियर x द फंक्शन ऑफ t, a cos ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई टी और टाइम इंटरवल आपका स्मॉल t की वैल्यू जो है, जो पार्टिकल कहाँ है पूरे टाइम पीरियड में उसकी जानकारी देता है। t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ यहाँ 2 आ जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ पाई बाई टू, आपके पास यहाँ बचेगा पाई बाई टू ओनली। ओके, एंड cos पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ भर सकते हैं cos पाई बाई टू इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू जीरो। सो मैं लिख सकता हूँ कि जो पार्टिकल की जो लोकेशन होगी उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मीनिंग ये है कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस मापा जाता है ना, इसका मतलब पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो हमें लिख देते हैं एट पॉइंट ओ पर होगा। ओके, थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं एट टाइम। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं साथ साथ में पार्टिकल इज एट द मेन पोजीशन, अब पार्टिकल यहाँ है एट टाइम t इज इक्वल टू फोर। हमने इस इक्वेशन के हेल्प से किया है, आप इसको पैरेलल यहाँ भी देख सकते हैं। ये है पार्टिकल की लोकेशन एट पॉइंट p और ये है पार्टिकल की लोकेशन एट पॉइंट o। अब हम देखेंगे कि जो टाइम जब t बाई टू हो जाएगा तो पार्टिकल कहाँ होगा। एट टाइम t इज इक्वल टू t बाई टू, हाफ टाइम पीरियड। इसमें हम देखेंगे x द फंक्शन ऑफ t क्या होगा, दिस इज a cos ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू। सो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई इज माइनस वन, cos पाई इज माइनस वन। सो ये बता रहा है कि पार्टिकल की लोकेशन जो है माइनस ए पर होगी। माइनस ए पर होने का मतलब है कि पार्टिकल अब यहाँ पहुँच गया है। अब फिगर में देखें यहाँ पहुँच गया है और यहाँ आप देखें तो पार्टिकल इस लोकेशन पर है, पार्टिकल इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट। ये देखिए नीचे चला गया, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ए। आप इसको पैरेलल देखते चले जाइए, बहुत मजेदार है मैथमेटिक्स। और फोर्थ पॉइंट पर हम देखते हैं जब हमारा जो टाइम पीरियड है व्हेन t इज इक्वल टू, अब यहाँ चलते हैं 3t बाई फोर। ओके, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल की जो लोकेशन है वो कहाँ होगी, x द फंक्शन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, a cos ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई फोर, इंटू 3t बाई फोर। सो t से t कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास 2। सो दिस इज 3 पाई बाई टू। सो 3 पाई बाई टू is equal to 0. So I can write that the displacement will now be equal to 0. So particle will locate at
यहाँ देखिए यह पार्टिकल जो है यहाँ पहुँच चुका है, पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन वंस अगेन। या देखिए आप, दिस रिप्रेजेंट द मीन पोजीशन, राइट। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो वापस एट ओ है, इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। सो द फिफ्थ पॉइंट इज, हम यहाँ लिखें एट t is equal to t, कैपिटल T, राइट। सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कहाँ होगी, x, the function of t is equal to a, this is cos of 2 pi by t into t। so t के साथ कैंसिल हो जाएगा, and cos 2 pi is 360 degree, I mean it is equal to 1। so a into plus 1, this is plus a, this means particle is once again back at point p, right? And you can see here also, okay, the location is same once again, this is at point p now, right? And now another one is so this is like that, you can see here at when t is equal to t, this is the location of the particle, okay। तो डिस्प्लेसमेंट की कितनी सुंदर जानकारी हमें मिल रही है। हम चलते हैं 6 पॉइंट के ऊपर, एट t is equal to 5t by 4, this is 5t by 4। so this is now the displacement, it is equal to a cos, this is 2 pi by t into, the time is 5t by 4, this is 5t by 4, एंड t के साथ यहाँ t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 5 pi by 2, so this is 5 pi by 2 is 0, so I can write now this is back a into 5 cos 5 pi by 2 is 0, so this is equal to 0, this means particle is at origin, so displacement is 0 and particle is at origin। so आप यहाँ देख सकते हैं at 5t by 4 particle is at origin, ये origin पर है, and these points represented the location at minus a, and these points location, the position of the particle is at point p, okay। so this is how we can solve this with the help of this equation। अब मजेदार बात ये है कि आपने देखा, हमने ये कहा कि एक पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहा जाएगा यदि उसके मोशन को हम इस इक्वेशन नंबर 14.4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। The amplitude, so amplitude a of simple harmonic motion is the magnitude of maximum displacement। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हम यहाँ देखें प्रैक्टिकली, यदि हम देखें एक पार्टिकल को जो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जो है वो मूव कर रहा है, तो जब वो पार्टिकल अपने पॉइंट ओ से लेके क्यू पॉइंट तक जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा देन इट विल बिकम ए, राइट। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, राइट। जब वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए पी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, राइट। so the cosine functions of time varies from +1 to -1 and the displacement varies from the extreme -a to +a। देखिए हम क्या करते हैं कि हमने मैथमेटिकली ये जो सारी घटना है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x द फंक्शन ऑफ t, और उसको हम लिखते हैं a cos दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है दिस इज कॉल्ड द फेज, ये बताएगा कि पार्टिकल की जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो यदि ये जो कॉस का जो वैल्यू होता है ना, इसका जो रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम -1 टू +1, राइट। तो यदि मान लो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू -1 आता है इस स्टेज के ऊपर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यदि इसका +1 आता है, तो आप देख लीजिए कि इसकी दो वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं। एक हो सकती है -a और दूसरी हो सकती है +a, राइट। सो दीज वैल्यूज वेरीज विद द वैल्यूज ऑफ द फेज,
ओके, सो जो है वो दो वेव मोशंस हैं। ये देखिए हमारे पास टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वी हैव टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, दे मे हैव सेम ओमेगा एंड फाई। उसमें ओमेगा और फाई की वैल्यू सेम है और उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक वेव का जो है एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का बी है। और ये रही आपके पास फिगर नंबर 14.7 ए। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। यदि हम वेव इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें जो आप ब्लू लाइंस में यहाँ देख रहे हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए इसको हम लिखेंगे x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी जो ब्लैक का कलर में आप देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक वेव जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए इसको हम लिखें x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू b। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है maximum value of the displacement, that is b, this is cos of omega t plus 5, राइट। अब इसको हमने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप टाइम फॉर इजी बनाने के लिए हम इसको ये कह देते हैं कि जो फाई को हम सबसे पहले तो जीरो ले लेते हैं, इसको हम जीरो ले लेते हैं। अब इसको मैं दोबारा फिर से लिखूं, ये आएगा x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दें। और x द फंक्शन ऑफ t, अगली वाली जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी b cos ऑफ ओमेगा t। तो ये हमें ये बता रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। नाउ इफ यदि मैं यहाँ पुट करूँगी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड को मतलब आपने ऐसे समझना है कि हमने अपना जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, बस उस समय की बात है ये कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इट इज अ पॉइंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप यदि यहाँ जीरो पुट कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगा cos जीरो, और cos जीरो जो है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ बचेगा कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू जो है वो a होनी चाहिए। अब आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये जो x एक्सिस है वो टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यदि इफ यू विल पुट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है जो सिंपल हार्मोनिक वेव है वो a हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से आप नीचे वाली इक्वेशन में देख सकते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू 0, so this part will become equal to +1 and it results to b only. So you can see here in the graph that this value is equal to b, right? So इसमें ओमेगा सेम होने का मतलब भी हमने समझना है, that omega and phi are same. So phi सेम है, इसका मतलब कि इसकी जो लोकेशन है, जब वो दोनों शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो वो दोनों एक ही जगह होते हैं। आप ये देख लीजिए, फाई का मतलब है कि जब आप ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं तो आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करता है तो किस लोकेशन पर है, जब आप ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं। इसको हम आगे भी आपको डिटेल में इसको समझने का भी मौका मिलेगा। तो हम आगे चलें कि जो सेम ओमेगा का मीनिंग क्या है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज सेम। सेम ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, यू नो दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इनका ओमेगा का वैल्यू सेम है, इसका मतलब साफ है कि जब इसकी एक वेव पूरी होती है, देखिए एक बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, इसको समझते हैं। यदि आपका पार्टिकल जो है वो ओ से लेके क्यू तक जाएगा, इसके लिए लगेगा टाइम t/4। फिर वो क्यू से लेके वापस ओ तक जाएगा, फिर टाइम लगेगा +t/4। फिर वो ओ से लेके पी तक जाएगा, टाइम लगेगा t/4। फिर पी से लेके वापस फिर ओ तक जाएगा, टाइम लगेगा t/4। तो दिस टोटल टाइम इज इक्वल टू टी, राइट। जब आपका पार्टिकल जो है वो ओ से क्यू, क्यू से ओ से पी, पी से वापस फिर ओ तक जाएगा, इसको हम बोलेंगे टोटल टाइम पीरियड। सो यदि इन सब का इन दोनों केसेस में यदि टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब ओमेगा सेम है। इसका मतलब साफ हो गया कि ये जो दोनों ही वेव मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, इनमें वट जो जो बी इक्वेशन है, बी एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसका जो पार्टिकल है वो फास्ट मूव करेगा पर वो सेम टाइम में अपने पाथ को कंप्लीट कर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द ओमेगा, राइट।
for this part of the text, while amplitude a is fixed, जब हम amplitude को fix कर देते हैं for a given simple harmonic motion, the state of motion, जो motion simple harmonic motion है उसमें position और velocity को हम जो determine करते हैं, this is determined by the argument omega t plus phi in the cosine function. हम यहाँ देखें, हमने ये पढ़ा कि x the function of t is equal to, this is a cos of omega t plus phi. So this is the information of position. पार्टिकल आपका इस पूरे पाथ में कहाँ है. यदि हम यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सो वेलोसिटी दैट इज द डिफरेंशियल ऑफ, ये आपने पढ़ा मैकेनिक्स में, राइट. सो हियर द एम्पलीट्यूड इज फिक्स, सो इट कुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड, इट कैन बी टेकन आउटसाइड. a into d upon dt of cos of omega t plus phi. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, a इज कांस्टेंट, जो डिफरेंशियल आप इसका निकालेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t plus phi and then d upon dt of omega t plus phi, राइट. सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ a, और इसका डेरिवेटिव आएगा यहाँ से तो आ जाएगा ओमेगा, और जो दिस पार्ट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट. सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट. ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा. यहाँ से आपके पास आ जाएगा ओमेगा a ओमेगा साइन ओमेगा t plus phi, right. So this is the velocity, v is equal to minus a omega, I can write it like this, minus omega a sine omega t plus phi. So this is the way how we can determine the position and the velocity of the particle executing simple harmonic motion. Okay. Next is हम लिखते हैं कि जैसे पोजीशन को हम ऐसे लिखते हैं, x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos omega t plus phi, right. So this omega t plus phi is called phase of motion. This is called phase of motion. इसको हम बोलेंगे phase of motion, right. और जो ये पार्ट है, यदि मान लो आप इस इक्वेशन में t को 0 पुट कर देते हैं, अब देखिए इफ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब आपने उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है, पार्टिकल उस समय कहाँ है. आप यहाँ पुट कर दीजिए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a cos phi ओनली. ये बचेगा a cos phi. So then this phi is then called the phase constant. इसको हम बोलते हैं phase constant. This is called phase constant, या हम इसको कह सकते हैं phase angle कहते हैं, और we can say this as a phase angle. Okay. केस का एक दोबारा से स्टडी करते हैं कि हमारे पास अब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें से हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है लर्न करेंगे. हम ये देखेंगे कि पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 है, और ये उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन का ट्रैक है, जिस ट्रैक में जो पार्टिकल है वो आगे पीछे मूव करता है. ये देखिए, ये पार्टिकल कभी यहाँ से O से P की ओर जा रहा है और फिर वापस P से Q की ओर आ रहा है. ये पार्टिकल जो है, जो नीचे वाला पार्टिकल है, ये O से P की ओर जा रहा है और वापस P से Q की ओर आ रहा है. सो दिस इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इनका जो मोशन है वो ग्राफिकली यहाँ हम फिगर नंबर 14.7b में देख रहे हैं. बड़ी मज़ेदार बात है. और ये हमें सूचना क्या देता है, देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह की, इनकी इक्वेशंस कैसे बनेगी वो भी देखने वाली बात है. जो हम यदि फिगर नंबर 1 की बात करें, पहले हम हम फिगर नंबर 14.c में हम देखें, ए पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं, हम ब्लू लाइंस वाला जो ग्राफ है इसको हम देखते हैं, जिसमें जो फाई है 0, इसको हम लिखते हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x द फंक्शन ऑफ t, हमारी बेसिक इक्वेशन है a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. तो जब ये पार्टिकल चलने लगा तो उस टाइम पार्टिकल कहाँ था, इसको हम बोलेंगे. तो यहाँ देखेंगे कि हम जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इफ हम यहाँ लिखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, आप देखें ये पार्टिकल जो है वो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो a के बराबर है. दिस मीन्स पार्टिकल इज लोकेटेड एट एक्सट्रीम पोजीशन.
वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एंड दिस हियर x the function of t is equal to a in this case, वो यहाँ located है, right? So here phi is equal to 0 and then omega t is equal to 0 also. So this means the whole omega t plus phi is equal to 0 and x the function of t is equal to a, okay, at t is equal to 0. So ये हमें यहाँ से सीखना है और ग्राफ हमें ये चीज़ साफ करके बता रहा है. So इसकी जो वेव इक्वेशन सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो सकती है. और दूसरे हम इक्वेशन को देखें जो हम ये ब्लैक लाइंस में आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे. देखिए हमारे पास इक्वेशन लिखने का तरीका तो यही रहा, वो रहा a cos, आप इसको साइन में भी लिख सकते हैं, जब इसका टेक्स्ट आएगा हम आपको उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. हम यदि यहाँ t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, बड़े मज़ेदार सूचना आपको यहाँ से मिलेगी. यदि मैं यहाँ t पुट करता हूँ 0 सेकेंड, अब देखिए t यदि मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये आपके पास बच जाएगा a cos phi. अब मैं यहाँ phi 0 पुट नहीं कर सकता, यदि मैंने phi को भी 0 पुट किया तो सारे का सारा पार्ट जो 1 हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू a के बराबर आ जाएगा. हालांकि प्रैक्टिकली पार्टिकल वहाँ तो है ही नहीं. अब देखिए प्रैक्टिकली हम ये देखें तो पार्टिकल p पॉइंट पर नहीं है, इसका मतलब phi का वैल्यू तो 0 है नहीं, क्योंकि ये जो जो आपके पास ये फेज कांस्टेंट है, दिस इज द फेज ऑफ द मोशन है, ये 0 नहीं है. So this is given over here. Fortunately it is given in the diagram that is equal to minus pi by 4. तो यदि हम देखें इसको, यदि हम minus pi by 4 पुट करते हैं, a cos t 0 पुट करने के बाद जो phi है वो minus pi by 4 है. So cos minus theta using cos minus theta is equal to cos theta. So ये आपके पास आ जाएगा cos pi by 4 that is equal to 1 upon under root 2. So this is a upon under root 2. So this is 0.709 of a, means ये लगभग अपना 70% जो रास्ता है वो कवर कर चुका है. इट इज नियरली लोकेटेड एट दिस पॉइंट, वो यहाँ तक होगा. So this is what we have to learn from this graph. और साथ में कहा गया है कि इसमें जो एम्पलीट्यूड तो दोनों को सेम है, both have the same amplitude but their initial phase is different. इनिशियल फेज डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि जब आपने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था तो दोनों पार्टिकल जो थे वो अलग अलग जगह पर थे. ये है इसका मतलब. इनिशियल फेज का मतलब ये है कि जब आपने दोनों सिंपल, जैसे मान लो दो बच्चे झूला झूल रहे हैं तो एक हो सकता है यहाँ हो और एक बीचों बीच में हो, तो ये कुछ इस तरीके की बात है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. इसमें वैल्यू ऑफ ओमेगा इज सेम, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सेम है, तो इसको भी आपने ऐसे समझना है कि ओमेगा इज इक्वल टू सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ देखिए इनके इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इसका जो मैक्सिमम है वो एक बराबर टाइम पीरियड के बाद बन रहे हैं, राइट. सो जितना इनका गैप यहाँ है उतना ही गैप इनका यहाँ. दिस मीन्स दैट बोथ द both the particle are at the extreme position at the same after the same time, right. So this means that they have the same time period. Same time period means same value of omega, but they have the different phase angle. Phase angle उनका अलग अलग है, इसलिए उनकी जो लोकेशन है but time t is equal to 0 different है. Angular frequency, the concept of angular frequency now. अब हम angular frequency की बात करते हैं. So the quantity omega, that is angular frequency, can be seen is to be related to the period of motion. तो हम जरा इसकी बात डायग्राम से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये देखिए, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आपने सीखना है, थोड़ा सा आपको सेंस होना चाहिए इसका कि मेरा कहने का मतलब क्या हो रहा है. देखिए एक पार्टिकल जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से चलता है, some particle is starting from this point, I mean this is the origin, A से चलता है और वापस फिर A पर पहुँच जाता है. इसको जितना समय लेता है उसको हम टाइम पीरियड t कह देते हैं. अब आप देखो कि यदि ये पार्टिकल बहुत तेजी से इसमें घूमता है तो इसका टाइम पीरियड कम होगा, तो जल्दी से पूरा कर लेगा. और ये स्लो चलता है तो ये तो टाइम पीरियड इलैप्स्ड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ओके. सो इसी तरीके से आपने समझने की कोशिश करनी कि जो क्वांटिटी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं उसका इसी तरीके से रिलेशन इसके साथ कुछ निकल कर बाहर आएगा.
एक हम उदाहरण इसका ऐसे भी कर सकते हैं, आप को जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आप बात करें या सुने, तो आपको थोड़ा-सा सेंस होना चाहिए कि इसका एक्चुअली मतलब क्या निकल रहा है। अ, कई बार मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक लीनियर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें होगा, तो पार्टिकल जो पी पॉइंट से चलता है और क्यू तक जाता है, वापस फिर पी तक चला आता है। इसके लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और यदि पार्टिकल बहुत फास्ट आगे पीछे जाता है तो इससे आपको सेंस होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ओके, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, घूम के वो वापस आएगा। So it is represented by the term omega. So if it do it fast, then time period is less. If do it slow, the time period will be large. So आपको थोड़ा सेंस इस तरीके का हो जाना चाहिए। और हम अब इसको मैथमेटिकल शेप से देके समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जो पोजीशन है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। हम इसमें फाई को जीरो मान लेते हैं इसको सिंपल बनाने के लिए। टेक 5 इज इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल। अब हमारा जो मोशन है वो पेरियोडिक है और उसका जो टाइम पीरियड है टी है। इसका मतलब कुछ समझना है आपने कि इसका यदि टाइम पीरियड टी है, इसका मतलब है कि एक टी टाइम के बाद जो है वो पार्टिकल सेम पोजीशन पर वापस आ जाएगा। यहाँ देखिए, टी टाइम के बाद पार्टिकल पी से चला है, यहाँ जाने के बाद टी टाइम के बाद दोबारा फिर यही होगा। इसका मतलब साफ है कि यदि मैं एक्स में टी जोड़ दूं, ये देखिए, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम हो जानी चाहिए। ए कॉस ऑफ, सॉरी, यहाँ हो जाएगा ओमेगा। टाइम में आप एक फुल टाइम पीरियड जोड़ दें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ। इसका मीनिंग पता क्या हो रहा है? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यदि इसका टाइम पीरियड टी है, तो आपने यहाँ डायग्राम में देखा कि एक टी टाइम के बाद वो दोबारा फिर वहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पी से चल रहा है, वो वापस फिर पी पर पहुँच रहा है। इसका मतलब जो एक फुल टाइम पीरियड के बाद दोनों की जो लोकेशन है वो एक जगह हो जाएगी। व्हाट डज दिस मीन? फॉर पेरियोडिक मोशन, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखते हैं। फॉर ए पेरियोडिक मोशन पेरियोडिक मोशन का मतलब फिक्स टाइम के बाद पार्टिकल की लोकेशन वही है, कि जो x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू x द फंक्शन ऑफ t प्लस टी प्राइम। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं एक फुल टाइम पीरियड के बाद। दिस मीन्स दैट मैं इसको ऐसे लिखूं, a cos ओमेगा टी इज इक्वल टू a cos ओमेगा, इसको बंद ले जाइए, ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, राइट? सो फॉर दिस टू बी सेम, ये दोनों यदि सेम हो तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वैल्यू कब ऐसा सेम हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे लिखें जरा, 2 पाई प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आएगा। दिस मीन्स दैट ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई। यहाँ 2 पाई होना चाहिए, ये तभी दोनों चीज़ें सेम हो सकती है ना। यहाँ कम से कम 2 पाई होना चाहिए, और यदि यहाँ 2 पाई होना चाहिए, इसका मतलब जो ओमेगा है ना वो 2 पाई/टी होना चाहिए, और यही दोनों के बीच में रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन, दिस इज कॉल्ड, फिर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, हम ओमेगा ऐसा हुआ ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 पाई इंटू 1/t भी लिख सकते हैं। दिस 1/t इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस पार्ट इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो आप इसको चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम न्यू। अब इसके जो यूनिट होते हैं सेकेंड-1 होते हैं, और इसके यूनिट जो होते हैं रेडियंस होते हैं। तो जो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज रेडियन बाय सेकेंड, दे आर रेडियन सेकेंड-1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट? We are discussing the two simple harmonic motions. We are going to discuss two simple harmonic motion, जिसमें क्या है, जो इनका आई मीन एम्पलीट्यूड सेम है, ए एंड फाई इज सेम। इन इस केस में क्या है,
A and phi is same, but they're different omega, इसमें जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। ज़रा गौर से देखें, हमारे पास एक प्लॉट नंबर ए है, जिसको हम ब्लू लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हमारे पास प्लॉट नंबर बी है जिसको हम ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम इन दोनों की इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, शुरू में पार्टिकल कहाँ है इसका ग्राफ से ही हमें आइडिया लग जाएगा। हम इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। और दूसरे वाले की जो इक्वेशन है वो भी कुछ इस तरीके की है, उसमें भी एम्पलीट्यूड तो सेम है, इसको हम एक्स वन लिख देते हैं। जो प्लॉट बी के लिए हम लिख लेते हैं उसको हम लिख लेते हैं एक्स टू, तो उसका भी एम्पलीट्यूड तो सेम है। और cos is this and this is omega 1. Now omega is different here, this is omega 1 t, so यहाँ हम लिख देंगे omega 2 t plus 5। अब हमने देखना है कि जब हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, अब आपको इसके बाद न्यूमेरिकल करना बहुत आसान लगेगा। यदि हम ग्राफ पर देखें तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो a है, राइट। और दोनों कहाँ है? एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है, अब ये देखिए, आप जो बाई एक्सिस है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ है? वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इज द मीनिंग ऑफ दिस कि पार्टिकल जो है आपका वो कहाँ है? वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यहाँ P पॉइंट के पर है, वेयर इट इज प्लस A, यहाँ है। और यदि ये यहाँ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ओमेगा 1 टी प्लस 5 का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, ओके। और यहाँ ओमेगा 2 टी प्लस 5 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि जो कॉस 0 होगा वो 1 आएगा, और यहाँ भी कॉस 0 क्या होगा? 1 आएगा। ओनली देन दोनों की जो, ये देखिए, ये पहले पार्टिकल की जो लोकेशन भी वही हो जाएगी, ए के ऊपर है, यही है पॉइंट ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस मींस पार्टिकल इज लोकेटेड एट पॉइंट पी, और दूसरे पार्टिकल की लोकेशन जो है वो भी वहीं पहुंच जाएगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स ये 0 कब हो सकता है? दिस मीन्स हियर इन दिस केस फाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी जो इनिशियल फेज फाई है या फेज एंगल जिसको हम कहें वो 0 है। एक बात हमें क्लियर होगी, ये हमें ये बताता है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी इक्वेशन 1 एंड 2 बताती है। दूसरा हम जरा ये देखें कि इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, तो जो इनका टाइम पीरियड का मतलब है कि जब वो ये दोबारा अपनी सेम पोजीशन पर वापस आते हैं। देखिए, यहाँ इसका जो लोकेशन है ना, ये है, ये नीचे वाले डायग्राम से आप देखें तो ये पोजीशन को बता रहा है पी पॉइंट पर, ये बता रहा है मेन पोजीशन के ऊपर ओ पर, और ये बता रहा है क्यू क्यू पॉइंट को, ओके। तो अब देखिए, आपका जो प्लॉट नंबर ए है उसमें देखें आप, तो इसकी जो पॉइंट P है वो दोबारा P पॉइंट पर कब आता है? इस पॉइंट पर आता है, ये हुआ ना दोबारा पॉइंट P। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? इसको हम लिख देते हैं TA, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, दोबारा P पर यहीं आया। और जरा दूसरे को देखें, जो B कर्व है उसमें P और इसका जो P है वो यहाँ आ गया, राइट। इसका जो P ये है P पर, दोबारा वापस इस पॉइंट पर आ गया। आप यहाँ देखें, इसके लिए टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ऑफ बी। आप हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है हम उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब जो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, तो ओमेगा 1 होगा 2 पाई बाई टी, ये है हमारे पास, इसको हम कुछ ए या बी से लिख देना, इसको हम पहले ए लिख देते हैं ना, इसको ए लिख देते हैं, इसको भी ए लिख देते हैं, तो इसको ए लिख देते हैं तो इसको भी ए लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा ए बटा 2 पाई बाई टी ए। यहाँ हमारे पास आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कर्व बी इज 2 पाई बाई टी बी, राइट। तो हमें
हम यहाँ देखते हैं रिलेशन क्या है हमारे पास। आप देखिए जरा, जो टी ए है ना, यहाँ है हमारे पास फ्रॉम फिगर हम ये देख रहे हैं, जो टी ए है दिस इज 2 टाइम टी बी, दुगना है ना इसका, आप सामने देख सकते हैं। टी ए इज 2 टाइम टी बी। अब यहाँ पुट कर दीजिए, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम क्या लिख सकते हैं, इनके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं कि इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई टी ए इंटू 2 पाई बाई टी बी, राइट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो टी ए है, टी ए सॉरी ये आएगा टी बी, और नीचे टी ए की जगह हम लिख देते हैं 2 टी बी, कैंसिल। तो आपके पास आ जाएगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए is the half of the angular frequency of B. This is what the conclusion can be drawn from this graph. जो A का टाइम पीरियड है वो B के टाइम पीरियड से दुगना है, जो A की फ्रीक्वेंसी है वो B की फ्रीक्वेंसी से आधी है, राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न about the time period and frequency from this graph. Okay, question is very important problem. This is example number 14.3 of NCERT. So इसमें हम सीखने की कुछ कोशिश करेंगे। सवाल हमसे पूछा गया है which of the following function of time represent simple harmonic motion। तो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स में हमें ये बताना है कि कौन सी जो फंक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और या तो वो पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये हमें चेक करना है। और इसका हमने टाइम पीरियड बताना है कि यदि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका फिर पीरियड कितना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज देयर इज सम फंक्शन, दिस इज फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हमें इसको सबसे पहले चेक करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है साइन ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है और कॉस ओमेगा टी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिनका जो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होगा। सो दिस इज द बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। ओके, अब हमने निकालना है कि सर इनिशियल फेज कितना होगा। तो हम ऐसे को इसको एक जनरल इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन से हम कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास होता है a साइन ओमेगा टी और प्लस b साइन ओमेगा b कॉस ओमेगा टी से हम इसको कंपेयर करते हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी टेक्स्ट पढ़ रखा है। फिर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस फंक्शन ऑफ टी कुड आल्सो बी रिटन एज डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वेयर जो डी है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसको हम पहले कर चुके हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें देखते हैं कि जो यहाँ a है वो 1 है और जो b है वो -1 है। सो d क्या हो जाएगा, d आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 2 एंड जो 5 होगा वो आएगा tan इनवर्स -1 अपॉन 1। सो ये आपके पास वैल्यू आ सकती है, दिस इज पॉसिबल एट 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। मतलब ये -π/4 के ऊपर और 7π/4 के ऊपर पॉसिबल है। तो हमने हमारे जो सवाल का आंसर क्या हुआ, हमारे सवाल का आंसर हुआ कि ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाई ओमेगा है, और इसका जो फेज कांस्टेंट होगा, फेज एंगल होगा, वो या तो -π/4 हो सकता है या फिर 7π/4 हो सकता है। हम अब इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में जो सवाल है
वो फंक्शन दिया आपके पास, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू सम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब हम इसको सबसे पहले एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यूजिंग यूजिंग आप जानते हैं कुछ साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा/2। तो ये जो स्क्वायर्ड फंक्शन है वो लीनियर टर्म में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखें, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 -1/2 cos 2 ओमेगा टी, राइट। सो अब ये जो एक cos ओमेगा टी की टर्म में ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा टाइम पीरियड के को चेक करने के लिए। मैं ऐसे लिखूँ, आपको यहाँ से लग जाएगा पता कि इसके दोबारा वैल्यू घूम के इतनी कितनी कैसे हो जाती है। तो आ जाएगा 2 ओमेगा टी में आपको 2 पाई जोड़ना है। तो आप यहाँ सीधा दो एंगल तो नहीं जोड़ सकते, तो आप यहाँ जोड़ दीजिए कि 2 ओमेगा टी की फॉर्म में ये टर्म आपने इसमें जोड़ दी, राइट, सो दैट इट विल हैव द सेम वैल्यू, राइट। तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जो है वो सेम आता है। माने यदि ये वाला पार्ट जो है वो 2 पाई होता है, राइट, तो ये वापस फिर 2 ओमेगा टी बन जाएगा। सो ये वाला पार्ट जो है वो 2 पाई होना चाहिए। फिर आपके पास तो पता है कि जो कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई जो है वो कॉस 2 ओमेगा टी ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप जो है वो टी का वैल्यू निकाल लीजिए। इफ 2 ओमेगा टी हैज़ टू बी इक्वल टू 2 पाई, दिस मीन्स यहाँ जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू पाई/ओमेगा। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ए पेरियोडिक फंक्शन with period t is equal to, here the period t is equal to pi/omega। ओके, दिस इज ओनली द डिफरेंस। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि दिस फंक्शन इज पेरियोडिक हैविंग द पीरियड टी pi/omega एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट फर्क कितना है इस 1/2 का, आप ध्यान से देखें। ये वाला जो पार्ट होगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन with a point of equilibrium occurring at 1/2 instead of 0। तो जैसे हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो 0 पर लेते हैं, बट हियर इन दिस केस इट इज 1/2। so this is all about this problem। thank you।